स्टार्ट करें कि वेट करें? चलो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। हाँ चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा लगता है, आवाज़ अच्छा लगता है आप लोगों का। हाँ चलिए, तो आज देखेंगे हम लोग लेक्चर 4 में प्रोटॉन की खोज से स्टार्ट करते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहली बात है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। सबसे पहली बात तो है बेटा कैनाल किरणें की खोज, यानी कि एनोड किरणों की खोज की तरफ हम बात करते हैं। एनोड किरणों की खोज। एनोड किरण जैसे कि कैथोड किरण जो था वो कैसे बनाया गया था? गैस में, गैस का कम दाब लेकर के, यानी कि गैस को क्या किया गया, जब किसी कांच के ट्यूब में भरा गया और उसके बाद उसके दाब को कम किया गया, तो हुआ क्या होगा बाद में बात करूंगा, क्यों ऐसे बनते हैं कैथोड किरण और एनोड किरण बाद में बात करूंगा। लेकिन वहां पर यह हुआ कि जब दाब कम कर दिया गया तो फिर वहां से एक किरणें निकली, जब उच्च वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो वैसे ही बिल्कुल यहां पर उल्टे तरीके की बात हो रही है कि कैथोड के एनोड किरणें कैसे प्राप्त होगी। जैसे कैथोड किरणें प्राप्त हुई थी ना, बिल्कुल वैसे ही एनोड किरणें प्राप्त होगी। कैथोड किरणें कहां से प्राप्त हुई? कैथोड से निकलती हुई किरणें नहीं थी, यानी माइनस से प्लस की ओर निकलती हुई किरणें थी। यहां पर हम कहेंगे कि उल्टा करके देखें क्या ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस चीज का भी प्रयोग किया, गोल्डस्टाइन इसका प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या देखा कि गोल्डस्टाइन ने 1836 में, ये देखो कहां तक पहुंच गए हम लोग, अब 1836 तक पहुंच गए हैं। 1836 में उन्होंने क्या किया कि एक नलिका लिया, जिसमें यानी एक विसर्जन नली लिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो कम दाब पर किसी गैस को भर करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो एनोड से एक किरण निकलते हुए नजर आई। वह किरणें कहलाती है एनोड किरणें। तो मतलब क्या हुआ, इसके प्रयोगों में हम इस चीज को ध्यान दें कि अगर हमने जो प्रयोग किया था इस प्रयोग को थोड़ा उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करें? कांच की एक ट्यूब है इस तरह से, यहां पर हमने अब लिया प्लस, पहले कौन सा ले रहे थे? माइनस, और इस जगह पर हमने लिया जाली। ये जाली कैथोड की जाली थी और ये है कैथोड की जाली। ये क्या है? प्लस है, एनोड है, और ये माइनस है, एनोड। ये क्या है? कैथोड है और ये है एनोड। हाई वोल्टेज दिया गया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, कम नहीं लिखूंगा, निम्न लिखूंगा। निम्न दाब पर, कम दाब पर, लो प्रेशर पर दाब पर गैस भरा गया है, कोई सा भी गैस हो सकता है। तो इन्होंने इस जगह पर भरा हाइड्रोजन गैस। बड़ा लाइन प्लस को दिखाता है, छोटा लाइन माइनस को दिखाता है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है। हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई। तो क्या देखा कि अब भी एक किरण प्राप्त हो रही है इस दिशा में। इसका मतलब हुआ, आपको पता है कि माइनस वाली किरणें इस तरफ जाती हैं, माइनस वाली किरणें किस तरफ जाती हैं? इस तरफ जाती हैं। बोलो ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहां पर एक चीज और देखा गया कि ये जाली में से जब इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई तो इस जाली से भी कुछ किरणें निकल रही हैं, इससे भी कुछ किरणें निकल रही हैं जो कांच को भी पार कर पा रही हैं। ये किरणें हैं प्लस किरणें, जिसमें चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सब प्लस माइनस तो दिखेगा नहीं वहां पे, कोई किरण में थोड़ी दिखता है प्लस माइनस, तो हमारा चिन्ह होता है, हम लोग समझते हैं इसको, उसकी प्रकृति होती है वो। जबकि इसके अंदर दोनों तरह की किरणें हैं, माइनस प्लस, ये दो तरह की किरणें हैं।
ठीक है। इस तरह से इसमें दोनों तरह की किरणें हैं। तो जो माइनस वाली किरणें थी वो इस तरफ जा रही हैं, प्लस वाली किरणें जो है इस तरफ जा रही हैं। तो आप ये जानते हो क्योंकि यहाँ से निकलती है जो किरणें इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती हैं, हमने ये पता लगा दिया था और जे थॉमसन ने इस पर प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर प्रयोग क्या हो रहा है ज़रा ध्यान देंगे। आवाज़ आ रही है ना बेटा? हाँ, हेलो, ठीक है। तो इस तरह से माइनस वाली किरणें इधर जा रही हैं, प्लस वाली किरणें जा रही हैं। जो प्लस वाली किरणें हैं ये किरणें कहलाती है एनोड किरणें, एनोड रेज कहलाती हैं। तो ये बात इसकी खोज किया था गोल्डस्टाइन ने। इसकी खोज किया था 1836 में गोल्डस्टाइन ने। यहां पर एक शब्द लगा गया है छिद्रित एनोड का उपयोग किया। लाइट बंद हो गई, देखो चेक करो, ढीला हो गया होगा। नीचे नीचे जाओ, नीचे, हाँ ठीक से लगा दे बेटा। हाँ हाँ हाँ, दबा दे, बस दबा बेटा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, चलो ठीक है, कुछ मत करो। तो ये भी ले जाना। आज क्या है, पार्टी लेट से शुरू हो रही लगता है आपके लिए, है ना? तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ, छिद्रित कैथोड लिया गया तो उससे पार करके एक किरणें निकलती जो एनोड किरणें। इनकी प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे अलग अलग। पहले ये पता चल गया कि एनोड किरणें हमें मिलती है। एनोड किरणें मतलब ऐसा किरण जिसमें धन आवेश होता है, ऐसा किरण जिसमें धन आवेश होता है, क्योंकि कैथोड कैसा था, ऋणावेशित था। ठीक है। अब चले, यह कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में की ओर होती है। मतलब कैथोड किरण इधर चलती है तो एनोड किरणें इधर चलती हैं। दोनों की दिशाएं अलग होगी, क्योंकि कैथोड किरण कहां से बनती है, यहां से बनती है और इस तरफ जाएगी। अगर यहां पे छेद हो तो इधर को पार कर जाएगा, तो उस तरफ एनोड किरणें आने लगेंगी, इस तरफ कैथोड किरणें। अगर इधर भी मैं जाली लगा देता तो क्या होता, उधर से एनोड किरणें मिल रही हैं, इधर से कैथोड किरणें मिल रही हैं। यह धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। धनात्मक किरणें या एनोड किरणें कहलाती हैं। इसको कैनाल किरणें भी कहते हैं। ठीक है। कैनाल किरणें, कैनाल मतलब होता है क्या, नहर, ऐसा होता है ना। तो एक तरह से पाइप के अंदर से निकलने वाली किरणें जैसी मोला जा रहा है, इसका नाम रख दिया गया है। चलिए साहब, एनोड किरणों के गुण क्या होंगे? जो कैथोड किरणों के गुण थे वही एनोड किरणों के गुण होंगे, इसलिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं। आपको याद करने की बात बता रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें अलग होगा। जैसे पहली बात तो यह है कि कैथोड किरणें जैसे सरल रेखा में चलती है तो एनोड किरणें भी सरल रेखा में ही गमन करती हैं। और इसको प्रूव करने के लिए फिर अलग से प्रयोग करके नहीं बताऊंगा, वहां पर हो गया जो हो गया। ठीक है। अगर यहां पर पूछा गया कि इसको प्रूव करके बताइए तो वही काम करेंगे जो भी आप करते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना, कई चीजें थोड़ी सी विपरीत होगा, उल्टा होगा। जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र से इसको गुजारा जाएगा तो ये ऋण की तरफ झुकेंगे, क्योंकि धनावेशित है तो ऋण प्लेट की ओर झुकेंगे। इसका मतलब है कि तो वहां पर क्या करते थे, ऋणावेशित होती है एनोड किरणें, कैथोड किरणें, तो क्या करते हैं, धन प्लेट की ओर झुकती हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होने लगेगा दोनों चीजों में। कुछ चीजें तो सरल रेखा में गमन करती हैं, सरल रेखा ने सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें कणी प्रकृति की होती, यानी कि ये भी कण होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक कण होता था, उसी प्रकार से ये भी कैथोड किरणें भी जैसे उसकी प्रकृति कैसी कणिका थी, ये भी कणिका है, पार्टिकल है। ये धनावेशित होती है। अब आप जानते हो कि वो ऋणावेशित थी। अब धनावेशित होती, इस बात को प्रूव करने के लिए क्या करा, विद्युतीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो ये ऋण प्लेट की ओर झुकने लगेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र से भी ये भी प्रभावित होता है, इसको गुजारने पर ये भी विक्षेपित हो जाती है किसी एक दिशा में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। यह गैस के अणुओं को आयनीकृत करती है, जैसे कि आप जानते हो कैथोड किरणें करती थी ना, वैसे ही। लेकिन इसके साथ तुलना करेंगे तो ये क्या लिखा, कैथोड किरणों की तुलना में अधिक आवेशित करती है। हम गैस पर कैथोड किरणों को डाले थे तो गैस क्या होने लगा, विद्युत का चालक बन गया। इसका मतलब है गैस के अणुओं को उन्होंने आयनीकृत किया था। एनोड किरणें भी गैस के अणुओं को आयनीकृत करेगी, लेकिन उसकी तुलना में अधिक आयनित करेगी। इसका मतलब है कि एनोड किरणों को डालने पर गैस जो है और अधिक चालक बन जाता है।
फिर बात होता है, ये जिंक सल्फाइड पर्दे से टकराती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, लेकिन यहां पर कुछ बातें ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रतिदीप्ति की मात्रा कैथोड की तुलना में अधिक होगा। अब वहां पर ये भी आ गया तो तुलना करेंगे ना भाई, क्योंकि एनोड के बारे में पता नहीं था उस जमाने में, तो हमने इसके साथ तुलना नहीं किया था, तो अब पता चल गया कि कैथोड किरणें कम प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती जितना कि एनोड किरणें अधिक करती हैं। इसी तरह से हाँ जी, अब बात करते हैं आगे। ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती हैं। अब इसकी भेदन क्षमता भी क्या होगी, यहां पर कैथोड किरणों की तुलना में कम होगी। धातु की प्लेट की भेदन क्षमता इसकी कम होती है, यह भी भेदन क्षमता रखती है। फिर बात करें कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर कैथोड किरणें पड़ती हैं, जैसे आप जानते हो फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है प्रकाश, साधारण प्रकाश से भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हम फोटोग्राफी कर पाते थे एक जमाने में। आज का जमाना वो फोटोग्राफिक प्लेट का नहीं है, आज का जमाना सेंसर का है, कि सेंसर के ऊपर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनिकली हमें पता चल जाता है कि इसमें इस जगह पर इतनी लाइट पड़ रही है और इस तरह से फोटोग्राफी होती है। पहले के जमाने में क्या था, रील आता था, आपने देखे होगा, उसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक रील कहा जाता है। आप लोग रोल कह देते हैं, रील कह देते हैं, जो कह देते हैं, इस तरह से। तो यहां पर ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, तो कैथोड किरणें भी करती हैं, एनोड किरणें भी करती हैं, साधारण प्रकाश तो करती ही हैं। एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बना होता है उन पर धनावेश का मान विसर्ग नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी आप जो ये लिए हो, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब में जो भी गैस लिए होगे, अगर हाइड्रोजन लिए हो तो अलग तरह के धनावेश की संख्या होगी, मात्रा होगी, हीलियम लिए हो तो अलग होगा, ऑक्सीजन लिए हो तो अलग होगा। तो यहां पर बोला गया है धनावेश का जो मान होता है, जैसे कि हमने देखा था कैथोड किरणों में धनावेश का मान जो होता है या ऋण आवेश का मान जो होता है वो कितना होता था, और उसका आवेश कितना होता था हर एक कण का, 1.602 इंटू 10⁻⁻20 -19 होता था, -19 कूलम होता था। किसका, कैथोड कणों का। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एनोड किरणों में जो धनावेश का जो मान होता है वो ली गई गैस पर निर्भर करता है कि कौन सी गैस ली गई है। अब यहां पर इस बात का ये एक नया बात यहां पर नजर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि वहां पर कैथोड किरणें को जब प्राप्त की गई तो कोई सा भी गैस लीजिएगा उसमें ऋण आवेश का मान हमेशा बराबर रहता है। तो उस जगह पर निकलती थी इलेक्ट्रॉन, जबकि इस जगह पर निकल रही है नाभिक। ये जो धनायन है ना, धनावेश जो आता है ना, जो एनोड किरणों के कण होते हैं ना, वो परमाणु के नाभिक होते हैं, याद रखिएगा। क्या हुआ, जरा इस बात को समझेंगे। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक आपने ट्यूब लिया है, इसमें कोई परमाणु है, अच्छा इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें दाब कम रखा गया। चलिए यहां पर देखिए एक परमाणु है जिसमें एक उसका नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई सा भी हो, है ना, कोई भी परमाणु हो, हमने कोई भी एक परमाणु ले लिया, मान लेते हैं। अब इसमें ये चलो ऋण है और ये धन है। चलिए हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, प्लस माइनस, हाई वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो आप जानते हो सामान्य दाब पर किसी प्रकार से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि गैस की परमाणुएं जो होती हैं उदासीन है, कोई ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी तत्व हो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब हम इनसे गैस बाहर निकालते हैं तो अंदर दाब कम होने लगेगा। दाब कम होने लगेगा तो क्या होगा, ये गैस की जो परमाणुएं होती है ना वो फूलने लगेगा। भाई उसका खिंचावा है ना, तो खिंचाव आने लगेगा तो क्या होने लगेगा, वो अलग होने लगेगा। तो बहुत ज्यादा दाब कम कर दिए तो क्या हो गया, ये जो है मान लेते हैं मैंने यहां पर लिया है हाइड्रोजन गैस। चलो हाइड्रोजन गैस लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होने लगेगा, इस तरह से ये जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो बढ़ने लगेगी। एक ऐसा खिंचाव आता है कि इसकी दूरी और बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, और बढ़ गई ये दूरियां, तो क्या हो गया फिर से,
तो इस तरह से क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन अब इस जगह से नाभिक के प्रभाव से मुक्त होने लग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के आकर्षण बल से दूर हो जाता है, इनकी दूरियां बढ़ गई हैं, काफी दूर बढ़ गई हैं, तो इतना बढ़ गई है कि इनके बीच के आपसी आकर्षण बल कम हो गया। चुंबक को भी देखे होंगे, जितना नजदीक रहता है उतना ज्यादा आकर्षण बल लगता है। चुंबक एक दूरी पर चले जाता है, उसके बाद उनका आकर्षण बल खत्म ही हो जाता है। मतलब यहां पर हमने चुंबक रखा है तो पता चलता है यार आकर्षित कर रही है। या कभी आपने छोटा चुंबक लिया तो कभी देखे होगे यहां तक तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहां पर आने पर पता चलता है कि यहाँ आकर्षण कर रही है। यहाँ पे जाने पर और थोड़ा अंदर चले गए, यहां तक पहुंच गया तो पता चलता है आपके हाथ के ताकत काम ही नहीं करेंगे उसको दूर करने के लिए, इतना ताकत होता है, वो सीधा चिपक जाता है ना। कभी भी मैं बोलूंगा चुंबक को यहां पे रखो तो रख पाओगे, वो आकर्षण बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन जहां पर कम होता है वहां तक तो थोड़ा पता खिंचाव पता चलता है। तो ये जो आकर्षण बल है, एक दूरी बढ़ने से इनके आकर्षण बल में थोड़ी कमी आ जाती है। ये बात जानने का है बेटा, ये बात लिखने का नहीं है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो भले लिखेंगे, लेकिन आप ये जानिए। तो इस तरह से कम दाब पर क्या हुआ, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इससे क्या होगा, इसमें कई परमाणु हैं, है ना, एक तो नहीं है ना, एक ही तो नहीं है, कई परमाणु हैं। हाइड्रोजन मैंने गैस अगर लिया हो तो कई हाइड्रोजन गैस होंगे, उनके परमाणु में होंगी। तो हाइड्रोजन गैस और उनके इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से हाइड्रोजन गैस का नाभिक और उसका इलेक्ट्रॉन, इनके प्रभाव दूर हो गए। मतलब कम दाब पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण कम हो गया। ठीक, अब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यह प्लेट कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में होता है ना, तो निगेटिव को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। यस, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे में प्रतिकर्षण आएगा। सो छोटा कण है तो दूर जाएगा। यस, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, सो इसकी तरफ आएगा। तो अगर ये छिद्र युक्त है, यहां पे छिद्र लगे हुए हैं, तो ये इससे पार करते हुए पॉजिटिव वाला आगे निकल जाएगा। बोलो, तो ये कौन सा किरण बना, एनोड। चलो, ये बात हुआ, प्लस को आकर्षित किया, हाई स्पीड में आ रही है, ताकत लगा के बाहर निकल गए छेद से। नेगेटिव यहां से प्रतिकर्षित हो रहा है, सो ये क्या करेगा, उधर धक्का लगाएगा। धक्का लगाएगा तो यहां तक, चलो धक्का लगा रहा है, इस तरफ ये गति करते हुए जा रही है। तो यहां पर देखिए प्लस है, और इसको भी मैंने परफोरेटेड ले लिया है, छेद यानी जाली बना लिया है। और अच्छा, दूसरी बात ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा इसको। सो हाई स्पीड में आ रही है तो कुछ यहां पर निकल भी जाएगा, कुछ यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन कुछ निकल भी जाएगा। तो यहां पर कौन सी किरण निकलते हुए नजर आ रही है, माइनस वाला। बोलो, तो यहां पर मिलेगा हमको कैथोड। तो ये ओरिजिन क्या है इसका, ये बनता कैसे है, यानी एनोड किरणें और कैथोड किरणें बनती कैसे है, ये बहुत बाद में पता चला, लेकिन एक तरह से आपको मैं बता दे रहा हूं अभी से। क्योंकि इतनी सारी चीजें हम जानते हैं यार विज्ञान में, तो भाई थोड़ा बहुत तो नॉलेज अपने पास रखना चाहिए ना, कि जैसे विज्ञान बढ़ ही रहा है वैसे वैसे चलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इंसानों ने कपड़ा पहनो बेटा, बच्चे ने, मम्मी ने कहा बच्चे को, बोले क्यों पहनूं, तो उसने थोड़ी कहानी सुनाई कि बच्चा देखो, एक जमाने में लोग कपड़े पहनते ही नहीं थे, आज वो जमाना आ गया कि हम सब भी हो गए हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेप में आगे चल रहे हैं, तो हम पूरी कहानी भी, आज की भी कहानी पे बात करते हैं उस टाइम पे, और पुराने पे भी बात करते हैं। ठीक है, अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो कपड़े का मतलब एक ही काम है कि शरीर को सुरक्षा देना और अपनी लज्जा रखना, इज्जत बनाए रखना। ठीक, ये दो ही मेन कारण है। लेकिन कपड़े का तीसरा भी कारण है, लोगों के सामने स्मार्ट बन के घूमना, यानी फैशन, है ना। उर्फी जावेद की बात करें तो उसको छोड़ दीजिए, वो अपने कैसे भी कुछ भी पहन के आ जाती है, कभी पैरा पहन के आ जाएगी, कभी कारी कचरा पहन के आ जाएगी, कभी कुछ भी पहन के आ जाएगी, उसको छोड़िए। ठीक है ना, बाकी उस फैशन को लेकर के कोई आदमी जिंदा रह सकता है, वो कपड़ा भी है, पहले सोचना पड़ेगा, वो कपड़े नहीं है ना, तो उनको छोड़िए, उनको छोड़िए। तो लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो अगर आज हम जिस लेवल तक पहुंच गए उस लेवल पे भी कुछ बातें हमें कर लेना चाहिए, शुरू में कर लेना चाहिए, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं ना उसमें कंफ्यूजन और ज्यादा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये कैसे हुआ पता चला, लेकिन अगर दाब को कम रखा गया तो क्या हुआ, नाभिक के प्रभाव में उसके आकर्षण में इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब अब समझ में आया कि दाब क्यों कम हुआ, कम होने से क्या हुआ, क्यों यहां पर इलेक्ट्रॉन बनने लगे, दाब अधिक था तो क्यों नहीं हो रहा था। हमारे साधारण दाब पर तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है, लेकिन जब दाब कम कर दिया गया उन गैसों में तो क्या हुआ, उनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरियां बढ़ गई और उनके बीच आकर्षण बल कमजोर पड़ने लगा, इसीलिए ऐसा हो पाया। यह बात क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। चलो, तो यह हुआ। अब बेटा एक बात सोचो, उस तरफ से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस तरफ से प्रोटॉन निकल रहे हैं जो कि एनोड है। ये क्या चीज, सॉरी ये कौन सी किरणें हैं, ये एनोड किरणें है ना, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है भाई, और ये क्या है, एनोड रेज है, ठीक। और ये क्या चीज है, ये एनोड है और ये कैथोड रेज है, यानी कैथोड किरणें हैं, ठीक। अब यहां पर तो पता चल गया दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी गैस हो, उसमें इलेक्ट्रॉन एक जैसे होता है, इसलिए कैथोड किरणें जो होती हैं हमेशा एक जैसी निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिक जो है हर एक पदार्थ का अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, और न्यूट्रॉन जो होता है ना बेटा, याद रखना, ये मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं, यही भी बता दे रहा हूं। A है, परमाणु भार है, ये क्या चीज है, परमाणु भार। अच्छा, अब देखें, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, उसी के बराबर होता है प्रोटॉन, ठीक, ठीक है, याद रहेगा। और परमाणु भार के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, या यूं कह सकते हैं परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है तो मैं Z भी लिख सकता हूं, P भी लिख सकता हूं, ठीक है। या कैसे लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, A माइनस Z, तो कितना हुआ यहां पर, तो इस तरह से A माइनस Z हुआ। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, परमाणु क्रमांक A, परमाणु भार A क्रमांक 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। तो यहां पर न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या है, ओनली ना, देखो बाहर, परमाणु के बाहर, परमाणु के बीच में नाभिक है, नाभिक है प्रोटॉन, नाभिक है प्रोटॉन, और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, यह इसकी संरचना है, ठीक। बाकी दूसरी बात करते हैं, अगर मैं दूसरी गैस ले लेता हूं, तो अगर मैं हीलियम गैस ले लेता हूं तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, प्रोटॉन कितने हुए, 2, क्यों, परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु भार कितना, अच्छा, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो यहां पर आपका इसका नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये नाभिक हुआ, पॉजिटिव चार्ज रहता है नाभिक में, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन 2 घूम रहे हैं। तो अगर मैं हीलियम गैस लूंगा तो उसका ये पॉजिटिव एनोड के जो कण होंगे वो हीलियम का नाभिक होगा। ऑक्सीजन गैस लूंगा तो ऑक्सीजन का नाभिक होगा, नाइट्रोजन गैस लूंगा तो नाइट्रोजन का नाभिक होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश का मान अलग अलग होता है। इसमें धनावेश कितना मिलेगा, 2 प्लस, 2 प्रोटॉन है तो हीलियम होगा। इसमें कितना मिलेगा, 1 ही प्लस मिलेगा हर एक कण पे। समझ में अंतर। अगर मैं नाइट्रोजन गैस लेता हूं तो क्या मिलेगा, ये 7 14, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन कितने हैं, 7, न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 माइनस 7 यानी कि 7। अब समझ में आया। तो यहां पर प्रोटॉन कितना, यहां पर इसका धनावेश कितना मिलेगा। अच्छा, इसके नाभिक की बात करते हैं तो प्रोटॉन कितना है, 7, यानी कि प्लस आवेश 7 मिलेगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो वो छोड़िए। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 कितना, 2 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो कैथोड किरणों के रूप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन एनोड किरणों के रूप में उसका नाभिक निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता। प्रोटॉन तभी आएगा जब आप हाइड्रोजन गैस लोगे। तो प्रोटॉन की खोज कैसे किया हमने, इसमें हाइड्रोजन गैस को भर के,
अलग अलग गैसों को लिया गया तो ये पता चला। तो नाभिक लिया गया किससे? प्रोटॉन किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। तो ये बात आपको मैंने यहां पर एडवांस फॉर्म में बता दिया है। ये बात आगे भी पढ़ना होता है और शायद आपको ये सब पढ़ाएगा भी नहीं कोई टीचर, आप जिसके स्कूल में पढ़ते होंगे। मैं बता देता हूं, ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, अब ये सब मिटाना पड़ेगा मुझे। क्लियर हो गया? थोड़ा पढ़ो तब और क्लियर होगा। यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हो गया बात, तो इसका ई बाई एम का मान कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁴ कुलाम प्रति ग्राम होगा। इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम कितना हुआ था? ई बाई एम 1.76 इंटू 10⁸ यस। याद रखो, अगर आप भूल भूल के कर रहे हो ना पढ़ाई तो फिर आगे नहीं हो पाएगा बेटा। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। हमें पता है कि आगे जाके चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं आज की क्लास में, है ना, लेकिन आसान ना होकर के वो टफ होने लगेगा अगर आपकी आज की पढ़ाई को खराब करोगे तो। पढ़ाई मतलब रोज जो चीजें आप सीख रहे हो उसको याद करते जाओ, याद करते जाओ, याद कर जाओ, जितना प्रैक्टिस हो सके याद करो। क्या भूल गया? जिस चीज को भूल गया उसको याद कर लो तुरंत। डेली क्लास इसलिए आओ कि आप पढ़ के आए हो, सीखने आए हो, और एक नया कुछ सीखेंगे जिसको हमें फिर याद करने का तरीका हमें पता चल जाएगा। ये सीख के मत आओ, ये सोच के मत आओ कि सर पढ़ाएंगे यार, कॉपी में भरेंगे यार, फिर जाएंगे। ये काम हर एक ट्यूशन में चलता है। आप लोग मत करो ऐसा, क्योंकि एक ही बात होता है कि ट्यूशन वाला अपना काम निपटा रहा है, मेरा काम निपटा रहा है। मैं तो एकदम रिटायरमेंट पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बता दूं। नहीं समझ में आ रही है? और आदमी दो स्थिति में बहुत सही काम करता है। जब उसके दिल में सही इच्छा हो ना कि वो सही लोगों को देना चाहे तब, और दूसरा जाति बिराती काहे यार किसी के लिए कुछ सोचना, है ना। मैं रिटायरमेंट नहीं होना चाहूंगा तो मेरी जिंदगी भर मेरा काम रिटायरमेंट नहीं होगा। वो तई मेरे को जानता है बहुत अच्छे से, भिलाई मुझे जानता है, पूरी इंडिया जानता है कि विक्रम सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैं रिटायर नहीं हो सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से हूंगा, है ना। सचिन तेंदुलकर हो गया ना, वो थोड़े चाहता, तो इंडिया थोड़ी चाहती थी उसको होने के लिए रिटायरमेंट, है ना। धोनी भी हो गया, वो भी नहीं चाहता था। तो अलग अलग पार्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन वो क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट होता है जब वो बेस्ट करना चाहता है। तो ये मैं बेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो आप लोगों को भी बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। ऐसे मौके हर इंसान को नहीं मिलता है। तो बोले सर अभी उम्र क्या हुई है? आदमी तो 60-70 में करता है, 60-70 में करते हैं वो आम आदमी है, खास आदमी पहले करते हैं, ठीक है। और वो रिटायर होते नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, वो कह देते हैं रिटायर हो गया, और वो काम करते रहते हैं, ठीक है। पर कैसे काम करते हैं वो अलग रूप देखने को मिलेगा आपको। किसी टाइम पे ये बात याद रहेगी तो याद करना मुझे, ठीक है। चलिए, और यही चीज आपको कहता हूं कि आप अपने रूप में अपने लिए सोच लो कि 40 से 45 की उम्र में रिटायर होना है। सर कैसे क्यों बोल रहे हो सर? मरने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं बेटा। आप ऐसी जिम्मेदारी से दूर हो जाओ जिसमें सिर्फ पैसे कमाने की बारी आती है। उसके बाद आपने 40 में रिटायर लिया मान लो, तो 40 से पूरी उम्र आपके पास 80 साल अगर जियोगे या 90 साल जियोगे, तो आपको हो सकता है 40 से 50 साल आपको लाइफ को जीने का मौका मिलेगा। नहीं समझ में आया? आदमी जिंदा थोड़ी है बेटा जी, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात। ये अभी मत लो रिटायरमेंट आप लोग। अभी दिन रात घिसने का टाइम है। जितनी मेहनत अभी करोगे उतना ही वो जो रिटायरमेंट का डे है ना, मतलब ईयर है, वो उतना ही कम होते जाएगा। और जितना ज्यादा कम मेहनत करोगे ना, उतना रिटायरमेंट का टाइम बढ़ते जाएगा। हो सकता है कि आपको 70-80 साल की उम्र में भी आपको कोई ना कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी मिला था कल मुझे, मार्केट में सब्जी लेने गया था। मंगलवार को बाजार लगती है, आपको पता होगा, सब्जी बाजार। एक आदमी मिल गया। अब वो आदमी, इसलिए मुझे पता था कि एक बार मैं उस आदमी से ऐसी मुलाकात हुई थी किसी कारण से, तो वो हाँ वो ब्रेड बेचने आता था मेरे यहाँ। वो ब्रेड समझते हो ना? हाँ, वो बेचने आता था। तो सुबह सुबह हम दौड़ के निकलते थे, है ना, ब्रेड वाला है। तो जब हम बहुत छोटे थे तब वो आदमी, समझ जाओ, यंग था, ठीक है ना। तो उसने बताया कि मैं आपसे 25 ईयर बड़ा हूँ। तो मैं पैदा हो गया तब तो 25 साल का गबरू जवान था ना वो, समझ लो ना।
तो वो ब्रेड बेचने आता था, कभी वो कुल्फ़ी बेचने आता था, तो ऐसे हमारी पहचान हो गई। तो उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तब मैंने उससे पूछा कि आप मुझे पहचाने? तो बोले नहीं गा, ऐसा बोला उसने। तो मैंने बोला कि मैं विक्रम। अच्छा, ऐसे करके वो मैं पहचान गया, वो है ना। फिर थोड़ी देर में मैंने पूछा उससे कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताया उसने। ठीक है, तो बोले कि अभी गांव में रहथस कि कहीं और? तो मैं बोला उतई में रहथस का कभी करा, मतलब उसका वो था कि कहाँ पे रहते हो और मैं कैसे नहीं जाने हो, तो यहाँ रहथस, ऐसा मतलब ऐसा कुछ है फीलिंग उसकी आई। अच्छा लगा ये बात सुन के। लेकिन बात यहां पर ध्यान रखिए, उसने क्या बताया, मैं आजकल भेल बेचता हूं। 75 ईयर के उम्र में वो भेल बेच रहा है। कुछ समझ में आया? 25 साल पहले, नहीं 15 साल, कहना 25 बोलना, 15 साल बोलना चाहिए। 15 साल पहले 60 की उम्र में आदमी रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है पता है? 60 साल में रिटायरमेंट क्यों मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कंपनी द्वारा? क्योंकि आप किसी लायक नहीं रहते हो, वो आपको निकालता है ऐसे, चल बे हट, ठीक, किसी काम का नहीं है। अब तुम मांगने जाओगे ना काम, तो भी तुमको देगा नहीं। अब तुम वहां से निकले, अब तुमको कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है ना। अब दुनिया घूमने निकले, कुछ समझ में आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, आप एकदम लाइफ जीरो हो चुकी होगी। तो याद रखना बेटा, ऐसे लाइफ नहीं जीना है। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, ये सब पढ़ाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? इसलिए जितनी मेहनत कर सको, जितना जल्दी पा सको, रोकड़ा बहुत सारा, ठीक है, तब तक तुम पूरी कोशिश कर लो, ठीक। और जब वो पा लो, फिर ऐसा काम करो जिसमें आराम से काम कर। अभी भी आप लोगों को जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आप जानते हो कि ये एक तरह से देखा जाए तो फ्री क्लास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा यहां पे। अब ये मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, समझो 1 साल पहले। ये साल जो रिटायरमेंट क्लास में ही ले रहा हूं तुम लोगों को, यानी ऑफलाइन से रिटायर हूं मैं। यानी उतई में कोई पूछे विक्रम सर पढ़ाते हैं? यस पढ़ाते हैं, वो रिटायरमेंट प्लान में पढ़ा रहे हैं, यस, ये समझ लेके चलो। तो इस टाइम में जितना हो सके उतना ईमानदारी से तुमको पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना, आप पूरी मेहनत के साथ ऐसी जिंदगी के लिए आप आगे आना, ठीक, समझ रहे हो आप? तो बेटा पूरा कोशिश करो कि जिंदगी भर ना घिसना पड़े खुद को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि 50 के ऊपर यानी 60 के ऊपर अगर हुआ तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। मान लीजिए तुम्हारा मन कहता है कश्मीर में घूमे, तो पता लगा गधे में चढ़ के घूम रहे हो, क्या जिंदगी है यार। हाथ पैर तो काम करेगा नहीं, हाथ पैर में दर्द रहेगा, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द, बुखार उखार सब रहेगा, है ना। तो फिर वो तो खराब हो गया, है ना। और कहीं जाना देखना हो तो बच्चे बोले पापा यहाँ चलते हैं घूमने, एक काम का, नहीं बेटा तुम लोग आओ, मैं होटल में सो रहा हूँ, या यहीं से देख लूंगा, नहीं खिड़की तो बड़ा सा दिख रहा है। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीने का, ठीक है। तो याद रखो 50 के आसपास, 40 के आसपास, 40 45 को मान लो, 45 में आप बंद कर दो। सोच लो ऐसी कोई नौकरी करना चाहते हो लाइफ में, तब तो 60 जाना पड़ेगा, जिंदगी खत्म। तो अपने आप को बनाना होगा, ठीक है। हमने एक ही लाइन सोचा था, लाइफ में कभी नौकरी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, नहीं किया। एंजॉयमेंट के लिए 5 साल के लिए कर लिए हैं हमने, समझ रहे हो। 2021 से ये कौन सा चल रहा है, 24 चल रहा है, 3 साल तो कवर हो चुका है, 2 साल और करेंगे, बात खत्म कर देंगे, ठीक। चलो साहब आगे बात करें। चलिए ये हो गया क्लियर, यहां पर समझना। E/m प्रोटॉन का कितना मिलता है जब हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, तब मिलता है ना, ध्यान रखना। एनोड किरण क्या, हाइड्रोजन गैस को लेंगे तब, दूसरे गैस को लेंगे तो अलग अलग मिलेगा ये। तो ये E/m का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक। तो क्या हुआ, 9.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति ग्राम, ये याद रखना। नहीं -4 नहीं होगा, माइनस हर जगह माइनस ही 4 होगा, माइनस ही होगा, ऐसे थोड़ी होता है। क्या वो 8 वाला में 1.76 इंटू 10⁸ में -8 था क्या? हाँ तो नहीं, बोल दिया था क्या ये? वहाँ नहीं, माइनस नहीं है, बोल दिया था तो नहीं है, माइनस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है,
ठीक है, इसलिए हमने हल्का होता है मतलब वो प्रोटॉन होता है। अब एक चीज समझिए, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता कहते हैं इसको। ये क्या होता है जरा समझा दूं मैं आपको। रेडियो धर्मिता कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे एक अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, नेपच्यूनियम है। इन सबसे क्या निकलती है? अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। इस चीज की खोज किया था हेनरी बैकरल ने। शायद मुझे डेट अगर याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मैंने इसका आपको एक भेजा था शायद, ये मैंने पीपीटी भेजा था, वो पीडीएफ बहुत भेजा था। आप लोग देखते नहीं ना खोल के, ही तो परेशानी है। हेनरी बैकरल ने किया था 1896 में। मैं डेट याद नहीं आ रहा था। 1896 में हेनरी बैकरल, इस चीज की खोज किया था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें, तो ये कौन तत्व होगा ये भी आपको बता दूं। परमाणु क्रमांक 82 यानी लेड से बड़े तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व क्या होंगे? वे तत्व जिनसे लगातार अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। जिन्हें रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। तथा उन किरणों को रेडियोधर्मी किरण कहते हैं। रेडियो एक्टिव रेज किरणें कहते हैं। इस घटना को यानी विकिरण निकलना, किसी तत्व के से किरण निकलना, इसको क्या कहते हैं? इस घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। रेडियोधर्मिता वाला एक चैप्टर हुआ करता था 12th में पहले, वो अब नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा मिलेगा? ये जिसका परमाणु क्रमांक इससे ज्यादा हो, उनमें लगभग रेडियोधर्मी तत्व आते हैं। अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो इतना कह सकते हो, किसी भी वर्ग का सबसे निचला तत्व, जैसे पहला वर्ग है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, तो फ्रूट एफ आर यानी फ्रांशियम। फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 87, आपको पता होगा। इसी तरह से दूसरे में आपने पढ़ा होगा, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, राजी यानी आर्य, रेडियम,
रेडियम मैडम क्यूरी ने ढूंढा था, आपको याद होगा। रेडियम वाला, मैडम क्यूरी वाला एक चैप्टर आपके इंग्लिश में था, अब है कि नहीं? मैडम क्यूरी वाला चैप्टर रेडियम वाला है, 10th में रहा होगा ना? हाँ, इंग्लिश में था ना? अच्छा, चलो ठीक है। मैडम क्यूरी, मदाम क्यूरी, मैडम को अगर लिखोगे तो मदाम लिखा था, है ना? तो हम लोग उसको मदाम पढ़ते हैं। तो मैडम क्यूरी ने वो खोजा था रेडियम। तो जितने भी तत्व हैं, यूरेनियम, रेडियम, फ्रांशियम, है ना, ये सारे तत्व कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई थी एक जमाने में। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। यूरेनियम में खोजा था इसने। तो क्लियर है किरण? अब देखो जिज्ञासा क्या होती है आपको बताता हूं। जिस दिन मैंने सुना था ना ये चीज होता है करके, तो फिर अब ये मैंने टीचर से ये पूछा कि ये कैसे पता लगाते हैं कि वो उस तत्व से किरण निकल रहा है? तो बोले बेटा ऐसा एक सेंसर होता है ना, जिससे पता चलता है। उसने ऐसे ही बताया था। अब ये सेंसर क्या होते हैं? अब तो हमें पता है सेंसर मतलब सेंस करने वाला। तो हम सेंसर बना रहे थे बैठ के घर में, ताकि हम दुनिया में जो रेडियो एक्टिव तत्व जहां भी होगा हम उसे ढूंढेंगे और अपना को पता लगा लेंगे। बात सक्सेस ना होना अलग बात है, पर प्रयास तो किया ना हमने अपनी तरफ से। ऐसे ही है कुछ कुछ चीजें, है ना। तो ऐसे ही एक जमाना आया जब हमारे पास डिजिटल कैमरा आया। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा में आप इससे निकलने वाली किरण को देख सकते हो, इनसे निकलने वाली किरण को देख सकते हो कैमरे से। कभी देखे हो? हाँ हाँ, कभी देखे हो? देख के देखो। अभी आंख में दबाऊंगा वैसे चलना शुरू हो जाएगा, दबाऊंगा तो नहीं दिखेगा ये। जैसे आप कैमरे से देखोगे ये दिखेगा, लिप 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 करेगा। बटन दबा के रखना और कैमरे से देखना। टीवी का कैमरा लगा के उसको चेक कर लेना, टीवी का रिमोट कंट्रोल। तो इसमें से निकलती है इंफ्रारेड किरणें, IR। आप जो बारिश के दिनों में जो लाइट देखते हो, अंधेरा मतलब अंधेरा अंधेरा लगता है, आपको लगता है ना, मतलब पूरी रोशनी, धूप नहीं आती है ना, माइल्ड रहता है, थोड़ा बहुत धूप जैसा दिखता है। लेकिन आपने इस जगह पे महसूस किया होगा कि आपकी आंखें चौंधिया रही हैं। आपने महसूस किया होगा, आपको ऐसा लगता होगा धूप वहां पे खड़े होने पर आपकी शरीर थोड़ा जलने जैसा लग रहा होगा। थोड़ा लगता होगा कि आप वहां से आए, आधे एक घंटे धूप में रहे, जब अंदर आते रूम के अंदर तो आपके शरीर में कालापन आ जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये रोशनी लाइट वाली तो नहीं आ रही है, दृश्य रोशनी तो कम आ रही है, पर अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा आ जाती हैं और ये घातक होता है आपके बॉडी के लिए। ठीक है, थोड़े सांवले लोग काले हो जाते हैं, ठीक है, और इससे काला होने से उसको फायदा हो जाता है कि उसकी बॉडी में किरण जा नहीं पाती और आपका स्किन बच जाता है। लेकिन गोरे लोगों की परेशानी यह है कि वो डार्क नहीं हो पाता, काला नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी स्किन जल जाती है। ये परेशानी होता है, लाल हो जाएगा, जल जाएगा, 8-10 दिन तक वो उसमें स्किन बर्न हो जाएगा, ये घटना होती है। तो ये सारी चीजें कौन सी है? वो किरणें जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन आपके शरीर में पड़ रहा है काफी तेजी से। सोलर पैनल में भी जाके देखोगे ना तो लाइट रोशनी ज्यादा कम नहीं हुआ उसमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब सोचो उस रोशनी, कल वाली रोशनी थी उसके बारे में बता रहा हूं, उसमें काफी अल्ट्रावायलेट था, अभी अल्ट्रावायलेट नहीं है। इतना ही अंधेरा अगर दोपहर को रहेगा तो अब देखिएगा कि आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। आपने हुआ है कभी? महसूस नहीं करते हो? अब आज महसूस होगा, क्योंकि जब पता नहीं रहता तो महसूस भी नहीं होती है लोगों को, है ना। चलिए अब आपको बताऊंगा, ये रेडियो एक्टिव जो विकिरण था, रेडियो एक्टिव वह तो हो गया ना, एनोड किरणों की खोज। रेडियो एक्टिव विकिरण जो था, रेडियो एक्टिव विकिरण के बारे में यह पता लगाया, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। रेडियोधर्मी किरणों के रदरफोर्ड का प्रयोग। याद रखना बेटा, कभी भी किसी एक वैज्ञानिक का एक ही काम नहीं होता, कई काम करते हैं। और किसी वैज्ञानिक का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो उन्होंने ही हाथ पकड़ के किया होगा। वैज्ञानिक का मतलब होता है उसका टीम लीडर होता है, समझ रहे हो। जैसे एडिसन की बात करते हैं, एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा चीजों की खोज किया,
तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि एडिसन ने पकड़ पकड़ के अपने से प्रयोग करता रहा घर में एक रूम में बैठ करके, यार इसको ऐसा कर दूं तो ऐसा नहीं होता है। उसकी पूरी टीम होती है ना। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो वो अकेले बैठ के नहीं किया उसने। परमाणु बम वगैरह जो है, जो उन्होंने जो किया था, है ना, पोखरण वाला जो भी वो बम वगैरह का, मिसाइल वगैरह का जो उन्होंने आविष्कार वहाँ पर मतलब बनाया था, आविष्कार नहीं किया था, बनाया था। मिसाइल तो दूसरे आविष्कार हुआ है। आविष्कार होना और बनाने में अंतर है, याद रखना, है ना। तो आविष्कार मतलब होता है कि पहली बार किसी ने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, बना के आपके सामने लाया है। और बनाने का मतलब होता है हमने उसको कॉपी किया है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझते हैं। तो जो बनाता है वो भी एक साइंटिस्ट होता है, दूसरे का कॉपी भी करता है, वो भी साइंटिस्ट होता है, पूरी नॉलेज लेकर के। हाँ, कुछ नई नई बातों को उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना। तो उसकी पूरी टीम ने किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमने कौन सा वो चंद्रमा में भेजे थे, क्या बोलते हैं सर, चंद्रयान, है ना। नाम अच्छा रख देते हैं, बीजेपी वाला अपना ही स्टाइल में नाम रखते हैं। फिर उसमें उस जहाँ पे उतरा था उसको भी क्या बोल दिया था, शिव वाला क्या लिख दिया था, क्या बोला था, हाँ शिव शक्ति पथ, कुछ भी लिख देते हैं यार साला। अरे तो जो भी है वो ठीक है, शिव शक्ति पथ कैसे हो जाएगा वो? इससे नहीं, एक इससे क्या होता है मालूम है, हाँ लिखना नाम रखना ठीक है, पर वो उस तरीके से रखिए जिससे सबकी भावनाओं को पकड़, मतलब भावनाओं का कदर हो, अपने हिसाब से अपने। मेरा किसी से विरोध नहीं है ना, ध्यान रखना। पर एक ही आदमी का बात चलेगा यार हर जगह पे। हाँ भाई, तुम राजा बन गए इसका मतलब थोड़ी हो कि तुम ही बोलोगे वैसे सुनेंगे हम, है ना। हमारा भी सुनो, क्यों। हाँ, ऐसा होता है। बाप लाए वो क्या बोलते हैं, बर्गर, खाओ, अरे खाएंगे भाई, अच्छा है मेरा बाप। ले चॉकलेट खाएंगे, केक खाएंगे। एक दिन पहले करेले खाओ, क्या हो गया, हाँ कल तो खा रहे थे बर्गर, अब खाओ ना करेला, खाओ, चाटू दो इसको, ऐसे करके चाटू ला के रख दिया करेला, अब खाने की बारी होगी। इतना नहीं खा सकता भाई, 4 बोल रहे हैं यार, खा लेता हूँ, कमीने आदमी। वो कुछ भी चल रहा है अंदर में, है ना। वो वहां पे ना बाप को भी कमीना कर डाला अंदर ही अंदर, हो गया क्या, खा तो लिया हूँ। फिर वो जैसे वो निकलते हैं घर से, मेरे बाप को समझा देना, अच्छी बात, अगर करेला खिलाएंगे ना तो देख लेना, है ना, मैं भी बुढ़ापे में करेले क्या साला नीम खिलाऊंगा, कुछ भी मतलब बोल सकता है आदमी। तो समझ रहे हो ना, हम जो अपने हैं उनके ही नहीं सह सकते, ठीक है, तो उनका क्या सहेंगे जो गलत कह रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये से याद रखना, हर जगह सही को सही है और गलत को गलत है, तो सही और गलत कुछ भी मिला के हमको पेश कर दिया गया तो नहीं सहेंगे, समझ रहे हो ना। और हम लोग सह लेते हैं, बेवकूफ जो है। रेडियोधर्मी विकिरणों के रदरफोर्ड का प्रयोग, चलो बात करें। इन्होंने क्या किया था, एक रेडियोधर्मी पदार्थ लिया, जो भी लिया होगा जिनसे किरण निकले, इसको हमने एक बॉक्स में रखा, एक लेड का बना हुआ बॉक्स होता है। रेडियोधर्मी किरण जो होता है ना, लेड के बॉक्स से पार नहीं कर पाती। मोटा लेड समझते हो ना, लेड एक धातु है, यानी सोना चांदी होता है, समझते हो ना, सोना चांदी वैसे ही एक प्रकार का धातु है, समझ गया। चलो, तो ये है लेड बॉक्स। लेड बॉक्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे विकिरण पार नहीं हो सकता। आपने वो भी देखा होगा, एक्सरे करने वाले लोग जो होते हैं वो एक तरह का ऐसे कपड़ा पहन के आते हैं, है ना, बड़ा ऐसे एकदम ऐसे, लेट जा, हाँ लेटेंगे ना, तो तुम्हारे बोलने थोड़े होगा, लेकिन जब प्यार से बोला तो ठीक है, हाँ जैसे बोलो ऐसे करेंगे। लेकिन जहाँ बोले ऐसा तो फिर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, सच है ना। जैसे टीचर लोग भी ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ये करो वो करो, अब हमारी आदत बन गई बचपन से वही, हाँक ले, मेरी बारी है, कल डोकरा होगा तो देखना, है ना। अगर इसी बस्ती में रहा तो देख लेना। एक टीचर थे भाई साहब, वो इतने खतरनाक थे कि जिस एरिया में रहते थे ना, कोई लड़का कोई बच्चा उस एरिया में नहीं जाता था, है ना। उस जगह का शेर था वो, मतलब वो स्कूल में भी शेर था, वहां भी शेर था। तो हम लोग क्या बोलते थे पता है उसको, देख लेना एक दिन लोमड़ी बनाऊंगा तुमको, ऐसे करके कुछ भी। चलो हो गया। ये किरण जो है, चूंकि यहां पे छेद है ना बेटा, तो इससे ये किरण, भाई लाइट को अगर पैक करके रख दो एक बॉक्स में, एक छेद कर दो तो उससे किरण नहीं निकलेगा क्या, हाँ तो वही तो है। तो
बिजली है अंदर का, है ना, ये बिजली है। तो ये क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। किसी भी चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप उनके साथ समाहित हो जाइए, अपने जनरल सोच को रखिए। आप अगर दुनिया भर की ऐसे सोच के चलेंगे यार यही है तो नहीं हो पाएगा। तो यहां से किरण निकल गया, किरण निकल गई, निकल रही है, निकल नहीं गई, निकल रही है। कौन निकल रही है? किरणें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। अब एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, तो किरणें निकल रही हैं। हाँ, इतनी सारी। तो ऐसे यहां पर हमने एक प्लेट लगा दिया जिसको स्लिट कहेंगे। स्लिट का मतलब यह है कि जब आप लाइट को किसी बॉक्स में रखे हो, सोचो जरा, लाइट को किसी बॉक्स में रखे हो और उसमें एक छेद कर दिए, उससे प्रकाश निकल रही है, तो भी प्रकाश इधर उधर फैल जाती है ना। तो हम चाहते हैं कि इधर उधर फैली वाली जो प्रकाश है वो आगे मत बढ़े, इसलिए एक और थोड़ी दूरी में एक प्लेट रखेंगे और उसमें एक छेद कर देंगे, तो उसको हम कहते हैं स्लिट। क्या कहते हैं? स्लिट। अब समझ में आया? स्लिट। तो स्लिट है, तो स्लिट से जब निकलती है तो वो किरणें अब एकदम साफ सुथरी किरणें होगी। ठीक। अब हमने क्या किया, इसके मार्ग में हमने विद्युतीय क्षेत्र लगाया कि हम ये देखना चाहते थे कि ये जो किरण है वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है या नहीं है, उदासीन है। अगर ये किरण उदासीन होगी तो सीधे निकल जाएंगी, कोई आवेश नहीं। लेकिन उन्होंने एक मजेदार चीज देखा, ये किरणें जो है उसमें से कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, मतलब किरण 3 पार्ट में बढ़ गया। कुछ धन की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। इस चीज को पता लगाने के लिए उसने यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा। यहां पर एक वो क्या रखा है, शटर रखा हुआ है, जैसे कैमरे में शटर होता है ना, बंद है। यहां पर प्लेट लगा हुआ है, या फिर ऐसी सोच ली यहां पर शटर लगा हुआ है, शटर को वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, शटर को खोला और बंद कर दिया। क्यों? कुछ समय के लिए विद्युत मतलब लाइट को प्रवाहित करेंगे ना। चलिए वो सब मत सोचिए। तो इससे क्या हुआ, 3 जगह पर दाग नजर आए, 3 जगहों पर दाग नजर आए। तो यहां पर यह पता चलता है कि ये जो किरण है, तो अब देखिएगा ये कैसा किरण हो गया, पॉजिटिव किरण, ये कैसा हो गया, नेगेटिव किरण, और ये कैसा हो गया, उदासीन किरण। तो क्या नाम दिया गया, इसको कहा गया अल्फा किरणें, ये है बीटा किरणें, और ये है गामा किरणें। गामा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा किरणें। क्या क्या पता चला? 3 प्रकार की किरणों के बारे में पता चला। फिर इसमें प्रयोग, अब इतने सारी चीजें प्रयोग कर चुके हैं, तो हम किरणों के बारे में प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो चुका था। तो उसने अध्ययन किया, तो ये पाया कि ये जो किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कैथोड किरणें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे किरणें हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हुआ, इसमें एक माइनस चार्ज होता है, परमाणु क्रमांक -1 होगा, परमाणु भार 1 होगा, सॉरी 0 होगा। ये जो किरणें होती है हीलियम के नाभिक के समान होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा 2, इसमें परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4 होगा। हीलियम के नाभिक के समान, हीलियम का नाभिक नहीं है, हीलियम के नाभिक के समान, यानी कि अगर हम एनोड किरणों की जो खोज किए थे ना, अगर उस गैस में हीलियम गैस ले लेते हैं और जो एनोड किरणें प्राप्त होती, उस टाइप का किरण प्राप्त होता है यहां से, अल्फा किरण। इसको कहा गया अल्फा किरण। और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, गामा किरणों में कोई भी चार्ज, कोई आवेश नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है, क्रमांक नहीं है, कोई द्रव्यमान नहीं है। तो यहां तक कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब चालू होगा नाभिक की खोज। तो आज की बातें यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह से इन्होंने अल्फा किरण की खोज किया था। अल्फा किरण कहां पे है वो देखो, लेकिन याद रखना अल्फा के विक्षेप कम हो रहा है और बीटा का विक्षेप ज्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। तुलना देखिए आप, ऐसा नहीं कि मैंने अपने हाथ से रेंडमली इसको करा है, ध्यान रखिएगा। ये सीधे निकल जाता है 2 अलग अलग दिशा में, ऋण की तरफ जो जाती हैं वो अल्फा किरणें हैं, जो इस तरह से पता चलता है कि धनात्मक है, और ये कम विक्षेपित होती हैं, इसका टिल्ट कम होता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।